नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं राष्ट्र धर्म की। दिल्ली में कोरोना वायरस रोधी टीके लगाने की संख्या शनिवार को 1 करोड़ से अधिक हो गई और महानगर में पात्र आबादी के 50% को टीके की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। यह जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि महानगर में और टीके जल्द ही उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की आबादी करीब 2 करोड़ है और उनमें से 1.5 करोड़ लोग कोविड-19 का टीका लगवाने के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, 1.5 करोड़ पात्र आबादी में से 74 लाख लोगों को टीका लग चुका है, इसलिए 50% लोगों को कम से कम एक खुराक टीका दिया जा चुका है। इन 74 लाख लोगों में से 26 लाख को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से दिल्ली में लगाई गई खुराक की संख्या आज 1 करोड़ से अधिक हो गई। 1 करोड़ से अधिक खुराक लगाने के लिए चिकित्सा कर्मियों को बधाई देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टीके की काफी किल्लत थी, जिस कारण टीकाकरण अभियान तेज नहीं किया जा सका। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे पास रोजाना 3 लाख टीका लगाने की क्षमता थी, लेकिन टीके की कमी के कारण प्रतिदिन 50,000 से 80,000 लोगों को ही टीका लगाया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र के नियमित संपर्क में है और उम्मीद जताई कि देश के अन्य हिस्सों के साथ यहां भी पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध होंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि दिल्ली में लगभग अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी की लगभग 50% वयस्क आबादी को कम से कम वैक्सीन की एक खुराक दी जा चुकी है। और क्या कुछ जानकारी दी है उन्होंने, आइए आपको हम सुनाते हैं। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली का अपने टीकाकरण, जो कोरोना के खिलाफ टीका लग रहा है, टीकाकरण कार्यक्रम ने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है। दिल्ली में आज 1 करोड़ टीके लग चुके हैं। 1 करोड़ से थोड़े से ज़्यादा, आज 1 करोड़ टीके लग के पूरे हुए हैं। जब से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ था तब से लेके अब तक 1 करोड़ टीके लग चुके हैं। इन 1 करोड़ में ये 1 करोड़ टीके लगभग 74 लाख लोगों को लगे हैं। इन 74 लाख में से 26 लाख लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं और बाकी लोगों को एक एक टीका लगा है। दिल्ली में मोटे मोटे तौर पे 2 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से 1.5 करोड़ लोग 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं, जो कि टीका लगवाने के लिए एलिजिबल हैं। 1.5 करोड़ में से लगभग 74 लाख लोगों को एक टीका कम से कम लग चुका है। तो 50% पॉपुलेशन लगभग उसको एक टीका लगभग लग चुका है, एक टीका लग चुका है और उसमें से 26 लाख लोगों को 2 टीके लग चुके हैं। दिल्ली में जितनी हमें वैक्सीन मिल रही है उसके हिसाब से हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे टीका लगाने वाला स्टाफ वो रात दिन मेहनत करके पूरी शिद्दत के साथ टीका लगा रहे हैं। दिल्ली की जनता में भी टीका लगवाने के लिए बेहद उत्साह है। दिल्ली की जनता भी टीका लगवा रही है। मैं आज इस मौके पे उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो हमारा टीका लगाने वाला पूरा स्टाफ है, टीकाकरण का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन लोगों ने जितनी शिद्दत के साथ काम किया उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वैक्सीन की कमी की वजह से इसको अभी हम स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। अभी लगभग 50, 60, 70 हज़ार टीके डेली लगते हैं। वो इस वजह से क्योंकि वैक्सीन की कमी है बहुत ज़्यादा। अगर हमें वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो आज दिल्ली के अंदर हम 3 लाख टीके डेली लगाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हम वो उतने टीके लगा नहीं पा रहे क्योंकि टीके की कमी है। तो हम लगातार केंद्र के संपर्क में हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को भी, बाकी देश के हिस्सों को भी पर्याप्त मात्रा में टीके मिलने चालू होंगे और जैसे जैसे हमें टीके मिल रहे हैं हम लगाते जा रहे हैं। लेकिन आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 1 करोड़ टीके हम लोग लगा चुके हैं। आप भी अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो ज़रूर टीका लगवाइएगा निकटतम टीकाकरण केंद्र में जाके। तो एक तरह से 2 चैलेंज है हमारे पास। एक तो बाकी जो जनसंख्या बची है जिसको अभी एक भी टीका नहीं लगाना, उनको टीका लगाना, और दूसरा टीका सब लोगों को लगाना जो लोग बच गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। इनके अलावा विजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। विजय जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई कि 1 करोड़ से ज्यादा आप टीके की खुराक दे चुके हैं दिल्ली वासियों को। अब सवाल मेरा यह है कि शुरुआत से आप लोग ये बात कह रहे थे कि हमें केंद्र सरकार की तरफ से टीके की खुराक नहीं दी जा रही, पक्षपात किया जा रहा है। अगर वाकई में आप लोगों के साथ पक्षपात किया गया होता तो आप अब तक 1 करोड़ से ज्यादा टीके कैसे दे पाते? जिस स्पीड में केंद्र सरकार से टीके मिलने चाहिए थे, अगर उस स्पीड में टीके हमको पहले से मिलते तो आज स्थिति दूसरी रहती। जो टीके उपलब्ध कराए गए केंद्र सरकार के द्वारा, उन टीकों को नियम से लोगों में लगाया गया है और ये स्थिति कुछ और आगे बढ़ जाती अगर ये टीके हम लोगों को सुचारू रूप से उपलब्ध कराए गए होते। जितने भी टीके लगाए गए, एक एक आंकड़े के साथ टीके दोनों डोज लगभग 26 लाख लोगों को लग चुके हैं, बाकी डोज सिंगल डोज लग चुका है। और अब भी समय है, अगर केंद्र सरकार समय से पूरे डोज देगी तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में ये टीके सबको लग जाए, समय के अंदर लग जाए, तीसरे लहर से पहले लग जाए। खेमचंद शर्मा जी, आपका रिएक्शन। 1 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक दी जा चुकी है अब तक दिल्ली में। धन्यवाद मोदी जी। आपकी मेहनत, आपके कार्यों की वजह से, आपके प्रयासों की वजह से आज दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं। 26 लाख लोगों को दोनों डोसेज लग चुकी हैं और 74 लाख लोगों को कम से कम 1 डोज लग चुकी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को क्रेडिट जाता है। उन्होंने सारे टीके फ्री उपलब्ध कराए, स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध कराए और दिल्ली को दूसरे राज्यों के मुकाबले, बल्कि परसेंटेज में देखा जाए तो ज्यादा टीके प्रोवाइड करा पाए। और दिल्ली में जो आज हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है, स्टेट का कुछ नहीं है। माननीय केजरीवाल जी को अपना चेहरा टीवी पे दिखाना था तो आ गए। उन्होंने कम से कम 10 बार कमी शब्द का उपयोग किया, लेकिन एक बार भी जहां से फ्री में वैक्सीनेशन आ रही है, जहां से सपोर्ट मिला है, जहां से सारे टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनको धन्यवाद नहीं किया, उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। ये दिखाता है उनकी ओछी राजनीति, ये दिखाता है उनकी संकुचित मानसिकता, ये दिखाता है कि वो दूसरे के क्रेडिट को लूटना चाहते हैं। लेकिन लोग जानते हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग पहचानते हैं। ये तो पहले हल्ला मचा रहे थे कि केंद्र सरकार हमें मौका दे, हम तो विदेशों से टीके खरीद लेंगे और हम दिल्ली वालों को कुछ महीनों में सभी को टीका लगा के उनको सुरक्षित कर देंगे। केंद्र सरकार ने इनको मौका भी दिया। ये एक टीका विदेशों से नहीं खरीद पाए क्योंकि इनको सिर्फ राजनीति करनी है, धरातल पे कुछ नहीं। अब तो फ्री में टीका मिल रहा है। अब जो पैसा आपका बचा है उस पैसे को आप कुछ डेवलपमेंट के कार्यों में खर्चा कर दो, DTC बस में खर्चा कर दो, जल बोर्ड में खर्चा कर दो, शिक्षा में खर्चा कर दो, PWD की रोडों पे खर्चा कर दो, जहाँ तालाब बन रहे हैं, जहाँ कुएं बन रहे हैं, जहाँ गाड़ियां धस रही हैं, जहाँ लोग मर रहे हैं। आप वो पैसा सीवेज पे खर्चा कर दो, आप वो पैसा और डिपार्टमेंट में खर्चा कर दो। एडवर्टीजमेंट मत करो। एडवर्टीजमेंट में तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का चेहरा दिखता है, जनता का कोई फायदा नहीं। बताइए विजय जी, बताइए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मुफ्त टीके की बात हो रही है। मुफ्त टीका केंद्र में किसी की भी सरकार होती और अगर वो प्लानिंग करके करती तो जनता के टैक्स के द्वारा दिए गए पैसों से ही वो मुफ्त टीका मिल रहा है। इसमें किसी को क्रेडिट लेने की क्या जरूरत है? आप क्यों कहते हो पानी दे रहे, मुफ्त बिजली दे रहे? आज से मुफ्त कहना बंद करो, आज से मुफ्त कहना बंद करो कि हम पानी मुफ्त दे रहे हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं। आज टीवी पे आपने बोला है मुफ्त शब्द दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी कहना बंद करे। आम आदमी पार्टी टीका केंद्र दे रहा है और केजरीवाल जी क्रेडिट ले रहे हैं। इसमें क्रेडिट लेने की बात है। इतने लोग कर गए। विजय जी एक सेकंड, एक एक करके बात करेंगे, दोनों एक साथ बोल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, वो यही तो कह रहे हैं कि अगर हमने ये कहा भी कि हमने फ्री वैक्सीनेशन करवाया, तो आप तो हर बार कहते हैं कि हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो भी तो जनता से ही लिया जाता है। आपके पास सर नोट छापने की मशीन है क्या? नहीं, किसी के पास नोट छापने की मशीन नहीं है जी। हमारी बातों को ये इस तरह से कह रहे हैं कि इन्होंने मुफ्त में दिया। हम तो कह रहे हैं कि अगर ये कहें कि जनता के टैक्स के पैसे से बना हुआ, वैज्ञानिकों के द्वारा बना, क्या मोदी जी ने वैक्सीन बनाई? मोदी जी ने वैक्सीन नहीं बनाई।
मोदी, आपकी बात एकदम सही है, मोदी जी ने बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं किया, वैक्सीन नहीं बनवाई, लेकिन सारा क्रेडिट हमारे वितरित कैसे करना है, किसके हिस्से में कितना जाना है, ये मोदी जी ने किया ना सर, तभी तो आप 1 करोड़ से ज्यादा लगा पाए। अब ये तो मानिए, पूरे भारत की जनता, भारतवासी सबको एक समान टीके लगने चाहिए। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर केंद्र राज्यों में बीजेपी की सरकार रही है, उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार करती आ रही है। टीकाकरण में भी उन्होंने किया, ऑक्सीजन को इन्होंने इसी तरह से बदनाम करके जो है लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। जब सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए तो अब कमी भी स्वीकार करा। जब अगर अच्छाई का क्रेडिट ले सकते हैं तो बुराई का भी क्रेडिट लें। टीका उपलब्ध कराया गया और जिस स्पीड से टीका उपलब्ध कराया गया उस स्पीड से केजरीवाल जी ने लोगों को टीका लगवाया, जा करके पूछ करके अस्पतालों में जाकर के। मेरा इस पे सर, ऐसा कौन सा राज्य है पूरे देश में जहां पर 50% से ज्यादा आबादी का टीकाकरण हो गया हो? इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रधर्म में हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में वैक्सीनेशन के बारे में। आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को खुराक दी जा चुकी है। इसी मसले पर हमारी चर्चा जारी है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। बताइए सर, किस बात का क्रेडिट लिया जा रहा है? पूछ रहे हैं विजय श्रीवास्तव जी कि आपकी जगह किसी और पार्टी की सरकार होती तो उन्हें भी मुफ्त में ही वैक्सीनेशन देनी चाहिए थी, क्योंकि ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है। अच्छा सवाल है इनका, लेकिन हमारे यहाँ पे पोलियो की बीमारी भी आई, हमारे यहाँ पे और भी महामारियां हुई। उन महामारियों में 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद दवाइयां आती और हम विदेशों के सामने हाथ फैलाते हैं और वहां से फिर हमें दवाई अनाप शनाप रेट पे मिलती है। सब जानते हैं ये मोदी जी हैं जिनकी वजह से विश्व के साथ हमारी दवाई लॉन्च होती है और मोदी जी के प्रयासों से और मोदी सरकार की सिंसियरिटी से हमारे जो साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं उनकी मेहनत से हम स्वदेशी वैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च होती है। और जो मोदी जी के हम जो कहते हैं कि फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है, फ्री वैक्सीनेशन का मतलब स्वदेशी वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग, स्वदेशी वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा नेटवर्क खड़ा करना, ये केंद्र सरकार ने खड़ा किया है। उसको विदाउट एनी कॉस्ट स्टेट को प्रोवाइड करना और स्टेट को सफिशिएंटली प्रोवाइड करना। जहां ज्यादा प्रॉब्लम है वहां पहले ज्यादा प्रोवाइड करना, जहां कम प्रॉब्लम है उसके उनको इस रेशो में देना ताकि दूसरी जगह ज्यादा जा सके और उनको भी उपलब्ध हो सके। आज दिल्ली में आपका जो प्रोवाइड वाली बात है एकदम सही है खेमचंद जी, ठीक है। प्रोवाइड किस तरह से किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया, सब ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि टेक्नोलॉजी तो वैसे ही इतनी ज्यादा आगे चली गई है सर, वैज्ञानिक बहुत आगे जा चुके हैं, ये आप भी जानते हैं, तो इसमें मोदी जी का क्रेडिट कैसे हुआ? जब पोलियो आया तब हम किस स्थिति में थे, हम वैज्ञानिक तौर पर कितने आगे थे, सब जानते हैं। और अब क्या जमाना है सर, वो भी हम जानते हैं। ये तो जमाना बदला ना, ये तो टेक्नोलॉजी के तौर पर हम बहुत आगे बढ़ गए कि हमारे पास अब बहुत सोर्सेज होते हैं, पहले इतने सोर्सेज नहीं होते थे। चलो आप ऐसे मान लो कि मोदी जी की सरकार में टेक्नोलॉजी ने बहुत तेजी से विकास किया है, हमारे टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ने तेजी से विकास किया है, हमारे आज प्राप्त किए हैं। आप जैसा चाहो वैसा मान लो, लेकिन ये मोदी सरकार में हुआ है। आज यदि हम डिफेंस में बड़े बड़े उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, स्पेस में बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, मेडिसिन में बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका श्रेय वर्तमान साइंटिस्ट को भी जाता है और सरकार को जाता है, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जो उत्साह प्रोवाइड कर रही है, जो हर एक चीज जो साइंटिस्ट को चाहिए, जो सपोर्ट उनको चाहिए, कंस्ट्रक्टिव सहयोग जो चाहिए, वो उनको प्रोवाइड कर रही है। ये कंबाइंड टीम को जाता है। रही दूसरी बात, केजरीवाल जी का अभी वर्तमान में जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें क्या सहयोग है या क्या कंट्रीब्यूशन है? उनका सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन है और वो है प्रचार प्रचार प्रचार। दिल्ली के पैसे की बर्बादी बर्बादी बर्बादी, उसके अलावा 0% कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने एक सिंगल पेनी खर्चा नहीं किया है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग सेक्टर है, वही यूटिलाइज हो रहा है। जीरो मनी आप गंगा जी में बहाई गई सर्व करनी चाहिए। आप लोग नाकामा एक एक करके में धन्यवाद करने की बजाय
कमी शब्द का उपयोग किया। अरे भैया, नेशनल एवरेज से ज्यादा वैक्सीनेशन दिल्ली में हुआ है, 45.5 करोड़ के आसपास पूरे देश में हुआ है। एलिजिबल जो लोग हैं लगभग 94 करोड़ के आसपास दिल्ली में तो लोग आपको सही से नहीं देखेंगे। सुन लो, पहले मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, सुन लो 90 अब आप गलत बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, उनको 1 डोज लगी मैं बोलूंगा, बाकी तो मैं आप अपनी बात कहिए, लेकिन आप ब्लेम गेम छोड़ दीजिए। अब आप लोग 26 लाख लोगों नाकामियों को उनकी सरकारों पे और दूसरी सरकारों पे दिल्ली में भी 0 कंट्रीब्यूशन है। आज इस वजह से 72 लाख लोगों को दिल्ली में 72 लाख लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, डबल। एक जो राशन पे मिनिमम खर्चे पे केंद्र सरकार जो देती है वो, प्लस जो फ्री में पिछली साल 9 महीने दिया था, इस साल भी दिवाली तक दे रहे हैं 4 लाख मीट्रिक टन। 4 लाख मीट्रिक अपने घर से दे रहा है, जनता के टैक्स के पैसों में दे रहे हैं, किसानों का उगाया हुआ दे रहे हैं। किसान जिनको आपने मरने के लिए छोड़ दिया है, किसानों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया है, आपने किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया है, कमीशन खोरी कर सकते हो, अपने घर से दे रहे हैं, पैसा बचा है आपके पास। साहब विदेश से वैक्सीन लाना चाहते ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। खेमचंद जी एक बार बोलने दीजिए, विजय जी को पहले बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। बताइए कहीं उपयोग कर लो, बिल्कुल आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 0। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे सर, दोनों से रिक्वेस्ट है एक एक करके बात करेंगे और एक दूसरे की बात कंप्लीट होने का इंतजार कर ले। मैं ये आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ विजय जी, और अब आप ही बोल लीजिए और मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। बीजेपी शासित राज्य ऐसे कितने हैं जहां पर 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन का काम हो गया हो? अगर आप पक्षपात की बात कर रहे हैं तो ये आंकड़ा मेरे सामने रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुफ्त की वैक्सीन जो अपने देश में बनी थी झूठी शान के लिए विदेशों में नहीं गई होती तो हमारे देश की जनता चाहे वो किसी राज्य में हो। ये मेरा सवाल नहीं था श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल पक्षपात को लेकर था। बताइए, बीजेपी शासित ऐसे कितने राज्य हैं जहां आधी आबादी को वैक्सीन लग गई हो? आधी आबादी को वैक्सीन इसलिए नहीं लग पाई कि इन लोगों का मिसमैनेजमेंट है। टीके सब जगह मिले हैं, लेकिन जहां विपक्ष का सरकार है वहां पे इन लोगों ने पार्शियलिटी करी, लेकिन जो भी टीके मिले उसको समय से चिन्हित करके लोगों के बीच में ईमानदारी के साथ लगवाया गया। और ये जो हमारे महोदय जो कह रहे थे, प्रवक्ता महोदय, की विदेशों से आयात नहीं कर पाया, स्पुतनिक का किसने परमिशन दिया देश में लाने के लिए? केजरीवाल जी ने दिया, नेहरू जी ने दिया। आपको ये बात ब्लेम करते हुए शर्म नहीं आई? वैक्सीन जो देश के वैज्ञानिकों ने, निजी कंपनियों ने बनाया, आप क्रेडिट ले रहे हैं, प्रोवाइड किया, बताओ, उसमें बांट दिए, पड़ोसी धर्म निभा दिए, दुश्मन देश को आपने दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। शर्म नहीं आई? जवानों की हत्या करने वालों को देश में आपने वैक्सीन भेज दिया, आज आप क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं झूठी शान के लिए। गलत बात है, पूरा देश जान रहा है। आप केजरीवाल जी के ऊपर ब्लेम करने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। वैज्ञानिकों के किए हुए कार्य को अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं। जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे से खरीदे गए वैक्सीन को आप बीजेपी की वैक्सीन बता रहे हैं, मोदी जी की कृत बता रहे हैं। अरे मोदी जी नहीं रहते, कोई भी सरकार रहती तो होता। ये समय और टेक्नोलॉजी की देन है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। रही बात किन राज्यों में 50% से अधिक लग गया, ये एक प्लान है जिसके तहत केजरीवाल जी ने जो वैक्सीन उनको उपलब्ध कराई उसमें बिना नुकसान के उन्होंने नियम के तहत और सबके सुविधा को देखते हुए टीकाकरण करा लिया। अब जो बीजेपी की सरकार है, जो केवल धर्म हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसी है, जो कुछ करना नहीं चाहती है, उनके वहां टीके नहीं लगे तो उसके लिए केजरीवाल जी कैसे दोषी हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं। बताइए क्रेडिट। देखिए, केजरीवाल जी के पास वैक्सीनेशन में करने को कुछ नहीं है और उन्होंने किया भी नहीं, 0 कंट्रीब्यूशन है, उनका कोई खर्चा भी नहीं, सिर्फ उनको क्रेडिट लेना था तो आज टीवी पे आ गए, उनका चेहरा दिखाना था तो टीवी पे आ गए, और लेकिन पकड़े गए और इसीलिए उनके जो प्रवक्ता बंधु हैं कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनके पास करने के लिए क्या है?
300 लोग कोरोना वॉरियर्स ने शहादत दी है दिल्ली में। उनको 1-1 करोड़ रुपए देने का इन्होंने वायदा किया था। अभी तक मात्र 17 लोगों को दे पाए हैं, और उसमें भी धर्म देख के, उसमें भी वोट बैंक देख के, उसमें भी बैकग्राउंड देख के कि कहाँ फायदा होगा कहाँ नुकसान नहीं होगा। आज सभी लोगों को 1-1 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिया? आंसर दीजिए। नंबर 1। रुकिए। नंबर 2, अभी भी जब आपके पास पैसा बचा है और थर्ड वेव की पूरे देश में तैयारी चल रही है, आप बताएं आपने कितना अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया है? कितने नए बेड आपने ऐड किए हैं? कितने नए अस्पताल आपने बनाए हैं? कितने नए डॉक्टर्स को आपने रिक्रूट किया है? कितने नए वेंटिलेटर आपने खरीदे हैं? कितनी नई फैसिलिटी आपने तैयार की है? सेकेंड वेव में तो आपने 0% कंट्रीब्यूशन किया, सिर्फ प्रचार किया, नेगेटिविटी फैलाई। रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को स्टोर करने तक की फैसिलिटी आपके पास नहीं थी। प्रोडक्शन तो दूर दूर तक भूल जाओ, उसके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपके खुद के पास इतना ज्यादा बजट था कि आप चाहते तो हर एक सरकारी हॉस्पिटल केजरीवाल जी ने किया। आप लोग वोट खाने लायक नहीं रह गए थे। पूरे देश में आप लोगों के जहां जहां सरकारें वहां अराजकता फैली, लोग मरे। आपने मरे हुए लोगों को स्वीकार नहीं किया कि इतने लोग मरे हैं, और केजरीवाल जी ने कायदे से काम कर लिया। लोगों के बीच जाके ऑडिट होने तो पता चलता है तो मिट्टी से भी कम मोहल्ला स्टेशन फ्री वैक्सीन। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। वही डिमांड खुश हो जाती है। महापाप किया जब ऑक्सीजन की मांग पूरे देश में थी, अलग अलग स्टेट में थी। कोर्ट को भ्रमित किया आपने, लोगों को भ्रमित किया, झूठ फैलाई, कालाबाजारी की, और अपने एमएलए के थ्रू जो ऑक्सीजन केंद्र से फ्री में मिल रही थी उसकी कालाबाजारी कराई, उसकी ब्लैक मार्केटिंग कराई, उससे कमीशन चोरी की, उससे पैसा बनाए। आपके एमएलए के नाम आते हैं, उनके यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जखीरा मिलता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर का। वो सिलेंडर हमारे जो होम आइसोलेशन में जो मरीज थे उसके पास होना चाहिए था, हॉस्पिटल में होना चाहिए था। एमएलए के पास क्या जखीरा रखा था? क्यों रखा था? क्योंकि वहाँ पैसे बनाए जा रहे थे, लोगों को मरवाया जा रहा था, लोगों को बहकाया जा रहा था, लोगों को डराया जा रहा था। ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन की चोरी में सबसे बड़ा अपराधी केजरीवाल जी है, क्योंकि उन्होंने झूठ फैलाई, झूठ की वजह से उन्होंने करी और उसकी वजह से चारों। बिल्कुल। अब आप दोनों एक साथ बहुत बोल लिए, अब दोनों ही रुक जाइए सर, दोनों ही रुक जाइए, एक एक करके बात कर लेंगे, एक एक करके बात करेंगे। आयात निर्यात नहीं कर सकते हैं। अब फिर बीच में बोल रहे हो आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अरे आपको पता है 900 मीट्रिक टन हमारे यहाँ पे जो ऑक्सीजन यूज होती थी और सीधा सीधा उसकी डिमांड 1000 करोड़ पे पहुंच जाती है, और इंडियन गवर्नमेंट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इन शॉर्टेस्ट पीरियड उस कैपेसिटी को 9500 मीट्रिक टन तक ले जाती है, और अपने अच्छे रिलेशन की वजह से पूरे विश्व से जल थल वायु का उपयोग करके रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती है। अगर केजरीवाल जी जैसे रिलेशन होते और इस तरीके से उन्होंने सिंगापुर पे कमेंट किया, पूरे विश्व में थूथू हुई, केजरीवाल पे थूथू हुई, वैसे यदि रिलेशन होते तो कोई भी देश हमारी सपोर्ट के लिए नहीं आता, कोई देश हमारे लिए हेल्प के लिए नहीं आता। उनको आपने मैडम इनको पूछिए, अपनी बारी में तो बोल नहीं पाते, दूसरे की बारी में बोल के अपनी फजीयत और करा। चलिए अब मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी सर, एक एक कमेंट दोनों से ले लूं क्योंकि अभी समय की भी हमारे पास कमी है। तो पहले विजय जी आप अपना ही कमेंट दे दीजिए और उसके बाद टाइम दे दीजिएगा खेमचंद जी को। बताइए विजय जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी। आप बताइए पाकिस्तान को क्यों वैक्सीन दिया आपने? वो भी जब मीडिया ने कहा था पहले तो आप स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। अभी जो वर्तमान में स्थितियां बनी हुई हैं, क्या उसमें इस बात पर डिस्कशन जरूरी है? डिस्कशन इस बात पर होना चाहिए कि वैक्सीनेशन जब आपके राज्य में इतना अच्छा हुआ तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं आपके राज्य को वैक्सीन मिली है सर, डिस्कशन इस बात का है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिल्ली को अलग ही रख दिया और दिल्ली को बिल्कुल भी हमने वैक्सीन नहीं प्रोवाइड कराई, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो। विजय जी जी बताएं।
बताइए सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ किस बात से आप हमेशा पक्षपात का आरोप लगाते रहे, जबकि ऐसा अब जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है उसको देखकर लग नहीं रहा है कि किसी तरह का पक्षपात हुआ। हमने कहाँ पक्षपात के लिए किया? हमने शुरू से तो आप यही बात कहते रहे कि दिल्ली को वैक्सीन नहीं दी जा रही है, दिल्ली के साथ पक्षपात किया जा रहा है, यूपी पहुंचाई जा रही है वैक्सीन, आप लोग लगातार ये बात कहते रहे। और आज केजरीवाल आकर कहते हैं कि हम तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। तो आप बताइए ना, जिस स्पीड से वैक्सीन मिलनी चाहिए थी उस स्पीड से मिली। आज तो हम पूरा टीकाकरण कर चुके होते। अगर केंद्र ने हमको बिना भेदभाव के टीके उपलब्ध कराए होते तो हम आज पूरे दिल्ली को डबल डोज के साथ हम टीका लगा चुके होते। ये तो इनकी नाकामयाबी है ना। हम कहाँ पीछे का, हम ना इनकी बड़ाई कर रहे हैं ना इनकी बुराई कर रहे हैं। अगर ये विदेशों को निर्यात नहीं किए होते, बेचे नहीं होते, वो टीके हमारे देश में होते, वो चेन सिस्टम से सबको मिले होते तो आज हम लोग सबको टीका लगाए होते। जब हमने इतने ईमानदारी से, केजरीवाल साहब ने इतने ईमानदारी से टीकाकरण किया और खुल करके बोल रहे हैं, इनको तो खुश होना चाहिए कि ईमानदारी से बोल रहे हैं केजरीवाल साहब। ठीक है, बताइए खेमचंद जी, आपका भी आखिरी कमेंट मैं चाहूंगी। दिल्ली वासियों के बिहाफ पे आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी वजह से आज दिल्ली काफी हद तक सुरक्षित हुई है। आपकी वजह से 1 करोड़ से ज्यादा डोसेज लगी हैं। आपकी वजह से 73 लाख लोगों को सिंगल और 26 लाख से ज्यादा लोगों को डबल डोसेज लगी है। आपका हृदय से धन्यवाद। दूसरा, केजरीवाल जी, वैक्सीनेशन में तो आप फेल हो गए, लेकिन डीटीसी तो आपके पास पूरी तरीके से है। क्यों 15,000 बस नहीं है? क्यों जो 3700 बस हैं उसमें से 650 बस कंप्लीटली रिटायर्ड हो गई हैं? 3000 के आसपास बस जल्दी रिटायर्ड होने वाली हैं। क्यों उस बेड़े को नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्यों? आपके पास तो बजट है, क्यों? दूसरा, पीडब्ल्यूडी की रोडों में क्यों गड्ढे हो रहे हैं? क्यों तालाब बन रहे हैं? क्यों कुएं बन रहे हैं? कहाँ सो रहे हो? पूरा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा बजट है। कौन आपको रोक रहा है नया हॉस्पिटल बनाने से? कौन आपको रोक रहा है नया स्कूल बनाने से? कौन आपको रोक रहा है नया कॉलेज बनाने से? क्यों नहीं बना रहे हैं? कौन आपको रोक रहा है दिल्ली में हर एक व्यक्ति को जल देने से? कौन आपको रोक रहा है अच्छा जल देने से, क्वालिटी जल देने से? आज भी 40% से ज्यादा दिल्ली बिना पानी के आपने स्मार्ट सिटी कहा, मैं अगर एक का नाम पूछ दूं आप नहीं बता पाएंगे। बुलेट ट्रेन कहाँ चली? आप जो डीटीसी बसों की बात कर रहे हैं, आप टीकाकरण की बात हो रही है, आप डीटीसी बस पे आ गए। तो सुनिए ना, बुलेट ट्रेन कहाँ चली? आप बताएं हमको बुलेट ट्रेन कहाँ चली? आप बताइए ना आपका कौन सा स्मार्ट विलेज है? आप बताइए ना आपका कौन सा। चलिए, अब मैं आप दोनों का ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, इतने अहम मसले पर आप चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने यहां पर जानकारी साझा की है कि दिल्ली में लगभग 1 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको डबल डोज लग चुकी है और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली खुराक लग चुकी है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि जब दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है तो क्या वाकई में जो केजरीवाल सरकार की तरफ से यह आरोप लगाते रही है कि केंद्र सरकार वैक्सीन देने में पक्षपात रवैया अपना रही है, ये आरोप सही है? ये सवाल बरकरार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर का। बिहार के मुंगेर से सांसद ललन सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना नीतीश कुमार की मजबूरी हो गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल महीने की शुरुआत में जब तत्कालीन अध्यक्ष आरसीपी सिंह मंत्री बन गए तब बात निकल कर आई कि नीतीश कुमार को अंधेरे में रखकर फैसला लिया गया। बात कहां से और कैसे उड़ी, ये रहस्य का विषय है, लेकिन इस खबर ने नीतीश कुमार की कोर टीम को परेशान कर दिया। नीतीश की कोर टीम के लोगों को एक दूसरे पर संदेह करने का मौका मिल गया। 2019 में नीतीश कुमार जब पार्टी के अध्यक्ष थे तब उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया था। उस वक्त वो आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों के लिए कुर्सी चाह रहे थे। जब डील नहीं हो पाई, ललन सिंह जो कि नीतीश कुमार की राजनीति के रणनीतिकार माने जाते हैं, उनकी नाराजगी सार्वजनिक रूप से सामने आ गई। उन्होंने कई अहम बैठकों में आना बंद कर दिया। नीतीश पर यह बड़ा दबाव पड़ा। कहा जाता है कि जेडीयू को कुछ महीनों से आरसीपी सिंह ने हाईजैक कर लिया था। अब नीतीश की राजनीतिक मजबूरी यह है कि पार्टी की छवि सिर्फ लवकुश यानी कुर्मी और कोयरी की पार्टी बनकर रह गई है। सीएम कुर्मी, केंद्र में मंत्री कुर्मी, संसदीय बोर्ड कोयरी और प्रदेश अध्यक्ष कोयरी।
तो जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए यह फैसला लिया है, क्योंकि लल्लन सिंह को मोदी कैबिनेट में शामिल न कराए जाने को लेकर भूमिहार समाज में काफी नाराजगी थी। लल्लन सिंह को जो ये नई जिम्मेदारी मिली है, इस पर आ रही प्रतिक्रियाएं हम आपको सुनाते हैं। श्री लल्लन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उनको नई जिम्मेवारी दी है। मैं इस निर्णय का स्वागत भी करता हूं और आदरणीय लल्लन बाबू को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। और निश्चित रूप से लल्लन बाबू के अध्यक्ष बनने से उनकी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और हम सब लोगों की जो बिहार में सरकार चल रही है, इस सरकार को भी मजबूती मिलेगी, बेहतर समन्वय होगा। लल्लन बाबू बहुत अनुभवी लोग हैं, विधान पार्षद के रूप में, सांसद के रूप में, माननीय मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से काम किया है। उनके जो लंबे राजनीतिक अनुभव हैं, उस लंबे राजनीतिक अनुभव का लाभ बिहार को मिलेगा। देखिए, निसंदेह ये काफी बड़ा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है। संसद, सरकार, संगठन तीनों क्षेत्रों का विराट अनुभव लल्लन सिंह जी के पास है। समाजवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। कर्पूरी जी और नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने राजनीति की है। 74 आंदोलन की पहली कतार के नेताओं में एक हैं और जो पार्टी के समक्ष समावेशी राजनीति को लेकर के एक विराट लक्ष्य है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य, लल्लन सिंह जी के अध्यक्ष बनने के साथ इसे भी हम लोगों ने अवसर में बदला है और निसंदेह इसके दूरगामी नतीजे होंगे। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लल्लन जी नीतीश जी के पुराने मित्र हैं, उस जमाने के मित्र हैं जब भले नीतीश कुमार अभी युवा राज। और चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। डॉक्टर ठाकुर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सवाल मेरा सीधा सा है सर, लल्लन सिंह को जो जिम्मेदारी आज दी गई है, जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें चुन लिया गया है, क्या उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना नीतीश कुमार की मजबूरी हो गई थी? ऐसा कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल की ये कवायद है। नहीं, बिल्कुल पल्लवी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो स्थिति है। इसमें कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है कि उनको उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया गया और किस परिस्थितियों में बनाया गया और किस माहौल में उनको बनाया गया, सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। अब जिस तरीके से उनको एक सुगबुगाहट हुई थी कि अभी जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है मोदी गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको मंत्री बनाया जाएगा, उसमें नहीं बनाया गया। तो उसमें भी एक बात ये उठी थी कि हो सकता है कि लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच 2010 में जो बगावत थी, 2010 में जो कॉन्फ्लिक्ट दोनों में हुआ था, हो सकता है कि नीतीश कुमार वो बदला उन्होंने निकाला हो। 2010 की आपको बात पता होगी साहब, जिस समय पार्टी छोड़ के लल्लन सिंह चले गए थे और बाहर जाके लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार के लिए ये भी कह दिया था कि नीतीश कुमार दिखावे के कुछ है, उनके हाथी के दांत, इस तरह की तरह तरह बातें हुई थी। तो मुझे लग रहा इस बार अगर जैसे उनको मंत्री पद नहीं मिलना, उसके बाद में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको नहीं बनाया जाता और भी या कोई फलाना फलाना कोई भी और भी अगर बड़ा औहदा इनको नहीं दिया जाता, तो मुझे लग रहा है ये पार्टी से बगावत भी कर सकते थे। हो सकता है पार्टी से बाहर भी जा सकते थे, दूसरा दल बना सकते थे और दूसरी पार्टी में जाते थे। इस तरह की कवायद हो रही थी। अब थोड़ा सा अगर उनका कार्यकाल हम देखें, 30 सालों का कार्यकाल हम लोगों ने देखा है किस तरीके से रहे। और जब जीतन राम मांझी अब जब आए थे, सीएम बने थे, उस समय भी इनकी पटरी उनसे नहीं खाई थी। यहां तक हुआ था कि जीतन राम मांझी को ने इनको बर्खास्त भी कर दिया था मंत्रिमंडल से। तो अगर 30 सालों का इनका 3 दशकों का अगर हम राजनीतिक करियर देखें तो बड़ा उतार चढ़ाव का रहा है। तो हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी में और कई बड़े ओहदों में भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा पार्षद से लेके विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा तक एक बड़ा अनुभव है इनके साथ में देखा जाए। हो सकता है कभी कभार ये देखता कि जब एक निचले स्तर का जो नेता होता है बहुत चोटी तक जाता है, तो उनकी जो पोटेंशियल होती है उसको नीचे के जो नेता होते हैं या उनके बराबर के पैरेलल चलने वाले जो नेता होते हैं, वो उनको सहन नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि बताओ हम कहां रह गए, वो कहां चले गए। तो इस तरह की टीस मुझे लग रहा है नीतीश कुमार के भीतर भी थी। अब नीतीश कुमार कभी रेल मंत्री होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दोबारा थे, आज वो दोबारा से सीएम बने हुए हैं। तो राजनेताओं में हालांकि खुल के कोई नहीं कहता, लेकिन अंदर से ये टीस जरूर रहती है
कि जो मैं हूं मेरे से कोई बड़ा ऊपर ना हो। तो इस तरह की बातें हैं। अगर मुझे लग रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको अगर नहीं बनाया जाता तो आज नहीं 1-2 महीने के बाद में ये चीजें सामने निकल के आ जाती कि दोनों नेताओं के अंदर किस कदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, किस तरह बगावत हो सकती है। तो मुझे लग रहा है आपने बिल्कुल सही कहा, ये डैमेज कंट्रोल है। ये जो आगे जो एक बगावती सुर उठने वाले थे उसको डैमेज करने की बात कही गई है। हो सकता है कि आगे के चुनावों को देख के आगे के पंचायत के चुनाव भी निरस्त कर दिए गए हैं राज्य में। हो सकता है आगे पंचायत के चुनाव है उसको भी ये बांटना चाह रहे हैं, कुछ विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। तो इन सारी चीजों को लेके मुझे लग रहा है ये फैसला लिया, और ये बहुत चालाकी वाला फैसला कहूंगा, बहुत ईमानदारी वाला फैसला नहीं कहूंगा, ये बहुत चालाकी वाला फैसला है कि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि बहुत सूझबूझ के और बहुत ही ऐसे नेता हैं जो आगे की चीजों को भाप लेते हैं कि आगे होने वाला क्या है। तो उनको जो संभावित जो खतरा उनको दिखाई देता है उस खतरों को पहले ही पाटने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लग रहा है नीतीश कुमार ने वैसे ही किया। पल्लवी। डॉक्टर रमेश ठाकुर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आपको बता दें कि जिस तरह से जेडीयू में खलबली मची हुई थी उस खलबली का अब अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, ललन सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि अब ललन सिंह किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाते हैं ये देखने वाली बात रहेगी, और उससे भी ज्यादा ये देखना रहेगा कि जेडीयू में जो उठापटक चल रही थी, जो स्थितियां बनी हुई थी, क्या अब वो सामान्य हो जाएंगी। डॉक्टर ठाकुर मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मुझे आवाज आ रही है। सर मेरा आखिरी सवाल ये है, कहा जा रहा है ऐसा कि आरसीपी सिंह को जो केंद्र में मंत्री का पद दिया गया वो नीतीश कुमार को धोखे में अंधकार में रख कर दिया गया, और आरसीपी सिंह पिछले कुछ समय में पूरी जेडीयू को हाईजैक कर चुके थे। नहीं पल्लवी, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी पॉलिटिकल में और कोई राजनीति में जो कोई फैसले लिए जाते हैं वो एक दिन के नहीं होते हैं, बस समीक्षा होती है, विमर्श होता है, उसके बाद ही कहा जाता है। लेकिन आखिर तक हम देख रहे थे, एक जो लिस्ट आई थी, जो मीडिया में जो बात कही जा रही थी, उसमें फाइनल जो नाम था वो ललन सिंह का था। लेकिन अंत में क्या होता है, ललन सिंह का नाम नहीं होता है। तो उस नाम के ना होने के पीछे कई ऐसे बातें सामने आ रही थी कि हो सकता है कि नीतीश कुमार के बीच और ललन सिंह के जो दरमियान कुछ ऐसे पॉलिटिकल जो ऐसे पुराने इशू हैं 2010 के कह लो या उससे पहले के जो बीच में हुए थे, तो मुझे लग रहा कि शायद वो चीजें निकल के आई हो, इसलिए उनको मंत्री में शामिल ना करवाया गया हो। हालांकि वो होना चाहते थे, उनको ना करवाया गया हो। लेकिन इस बीच में जो हो रहा था, बहुत बड़ा पद यहाँ पर सौंपा गया। उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो जिम्मेदारी वो बखूबी निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश ठाकुर, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। तो जेडीयू में अब नया अध्यक्ष चुन लिया गया है, अब किस तरीके से जेडीयू को वो मजबूत कर पाते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।